हेलो फ्रेंड्स। मैं विनीत तिवारी। और आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दो भूगोल के असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 50 में चयनित उपस्थित हैं। दोनों सर लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप एक सर से परिचित हैं, डॉक्टर नईम सर से आप लोग परिचित हैं। दूसरे सर हैं डॉक्टर ललित सर। और दोनों ही लोग विज्ञापन 50 में जियोग्राफी सब्जेक्ट में चयनित होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। आज का जो वीडियो श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को, सेलेक्टेड प्रोफेसर्स को लेके आपके सामने आते हैं और हम जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का लिखित का सिलेबस है, रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसी के क्रम में आज के वीडियो में हम लोग जियोग्राफी में रिटेन में किस तरीके से आपको अच्छा स्कोर आप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा नंबर को आप चढ़ा सकें, ताकि आप इंटरव्यू पे डिपेंड ना रह जाएं, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से दोनों सर लोगों का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और प्रथम मैं डॉक्टर ललित सर से चाहूंगा कि वो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के रिटेन के सिलेबस के ऊपर अपना विचार व्यक्त करें। सबसे पहले धन्यवाद विनीत सर। आपने अपने इस YouTube मंच से हमें अपने विचार व्यूअर्स और स्पेशली कॉम्पिटिटर्स जो कि यूपी हायर एजुकेशन या फिर हायर से रिलेटेड और भी जो भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके समक्ष रखने का मौका दिया। साथ ही मैं सभी व्यूअर्स का भी स्वागत करना चाहूंगा। तो मैं ये कहना चाहूँ, सबसे पहले मैं शुरुआत एक छोटी सी चीज बताऊंगा, पहले अपना परिचय देते हुए कि मेरा नाम ललित कटारा, वर्तमान में मैं डीएस महाविद्यालय अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो मैथ्स का रहा है। 12th मैंने साइंस से ही किया और मेरा बीएससी रहा। फिर मैंने सिविल की तैयारी करने की कोशिश की। इस दौरान एक वाकया घटित होता है मेरे साथ कि मैं ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की क्लासेस मिस कर देता हूँ। मैंने 10-15 दिन की क्लासेस नहीं ली, तो मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो मैं स्टार्टिंग से ही डरने लगा ज्योग्राफी को लेके कि भाई अब ये बिना ज्योग्राफी के सिविल करना तो बहुत मुश्किल काम है। अब ज्योग्राफी कैसे तैयार की जाए? तो फिर मेरे एक दोस्त ने सलाह दी, यार एक काम कर लो, बिना ज्योग्राफी के हो भी नहीं सकता, तो आप ऑप्शनल ले लो इसको। तो मैंने डरते डरते इसको ऑप्शनल ले लिया। और ऑप्शनल लेने में भी मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ऑप्शनल में भी समझ नहीं आया। फिर अब कोई रास्ता मेरे पास था नहीं, एम यही था कि मुझे किसी भी हाल में सिविल करना ही करना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ऐसी भी कौन सी चीज हो सकती है जो अगर मैं करना चाहूं और ना हो। तो मैंने कुछ दिन का ब्रेक लिया, उस दौरान बुक्स ली और बुक से मैंने खुद से इस सब्जेक्ट को फिर तैयार किया। ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि जब मैं, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, यहाँ तक कि टीचर्स का पढ़ाया हुआ भी ज्यादा समझ में नहीं आया, मैंने खुद से इसको तैयार किया। और तैयार करने के बाद ये मुझे इतना आसान लगने लगा, तो ये लगता था कि मैं इसमें अब जो कुछ करना चाहूंगा वो कर लूंगा। हायर से पहले मेरा चयन पीजीटी में भी हुआ, फिर उसके जस्ट बाद हायर हुआ। उसके बाद मैंने जीआईसी दिया, तो उसका भी प्री हुआ, मैंने मेंस नहीं दिया। उसके बाद मैंने जीडीसी भी दिया, तो वो भी हुआ, तो उसका भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो यहाँ ये अब ज्योग्राफी। ललित सर का नेटवर्क वीक हो गया है। चलिए ललित सर, जब नेटवर्क उनका ठीक होता है उसके पहले नईम सर आपका स्वागत है। आप जो बात वो बता रहे थे उसमें एक प्रश्न आपसे मैं कहना चाहूंगा। इसके पहले भी डॉक्टर नईम सर का एक वीडियो ज्योग्राफी के ऊपर और जीएस के ऊपर अपलोडेड है, तो आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। उसी के क्रम में सर आपका नेटवर्क ठीक हो गया? जी जी। जी सर, कंटिन्यू करिए, सॉरी। तो अब मैं व्यूअर्स को इसकी तैयारी करने के चरण में मैं बताना चाहूंगा कि तैयारी को हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं अपनी। परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पश्चात, यानी कि अंतिम चयन होने तक की। तो अब इसमें सबसे पहली जो हमें जरूरत पड़ती है किसी भी एग्जाम के लिए, कि हमको उसके सिलेबस से रूबरू होना चाहिए। सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखें कि आखिर सिलेबस की डिमांड क्या क्या सिलेबस है। फिर हम इसके पीवाई क्यूज को देखें। तो पीवाई क्यूज से हमको ये अंदाजा लग जाता है कि परीक्षा का पैटर्न इस तरीके से चल रहा है, इस समय परीक्षा हमसे ये डिमांड कर रही है। जब हम इन दो चीजों को देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हर किसी इंसान के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं वीक रहते हैं।
तो यही हम अपने आप को इवेल्युएट कर लेंगे कि भाई मुझे इतना ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से मेरा ये पोर्शन ऑलरेडी मुझे मेरा काफी हद तक तैयार है और ये पोर्शन मेरा तैयार नहीं। तो सर मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी बाकी लोगों से डिफरेंट रहती है। मैं यहाँ एक चीज कहता हूँ, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, कि जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो चीज ना पसंद है, आप पहले उसको कीजिए। जो पोर्शन आपका वीक है आप सबसे पहले उस पर टाइम दीजिए, लेकिन टाइम आप उस हिसाब से दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखिए कि कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई पोर्शन बहुत बड़ा है और अब तक हम पिछले 4-5 एग्जाम्स को उठा के देखें और उससे क्वेश्चन 1-2 आ रहा है, तो हम उस पोर्शन को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। तो कुल मिला के यही कि जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपने टाइम को डिवाइड करें, और जो हमारा पोर्शन तैयार नहीं है पहले हम उसको तैयार करते हुए चले। इसमें सबसे जरूरी हमारे लिए ये है कि हम बहुत राइटर्स की बुक ना पढ़ गए। एक राइटर, कोई भी राइटर आप उठा लीजिए, लगभग सारे राइटर्स बड़े अच्छे होते हैं, सबकी बुक में सफिशिएंट आपको डेटा मिल जाता है। और भिन्न भिन्न राइटर्स पढ़ने की अपेक्षा एक राइटर की किताब को आप कई बार पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। जब पीवाईक्यूज करने के दौरान हमें एक चीज और जो करनी है वो ये है कि हमको, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, अपना यूपी का है, राजस्थान है, एमपी है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, ये भी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, चाहे वो हायर के एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हो या फिर आपके पीसीएस के एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हो। तो इनमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हम वो क्वेश्चंस भी अगर साथ के साथ करते चलते हैं तो इससे हमको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा ज्योग्राफी में यहाँ यहाँ से और ये और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए बेहतर रहता है, और इससे हमको पता चलता है कि नहीं, हम क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं और कंपटीशन को फाइट करना आसान हो जाता है। तो संक्षिप्त शब्दों में व्यूअर्स के लिए मेरी सर इसमें यही एक सलाह है। प्रश्न मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसके पहले नईम सर ने एक, बल्कि आप पिछला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था उसमें इन्होंने बताया था कि डिफरेंट टाइप के जो स्टेट पीएससी कंडक्ट कराती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से प्राप्त करें, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स करके लोग पूछ रहे हैं कि हाँ उसका बताइए। तो सर उसके सर ऊपर सर इस बताइए आप इसके लोग लिए की एक वो। मैं बड़ी अच्छी बताऊं, एक यूट्यूब चैनल ही है, मैंने काफी सहायता ली यूट्यूब से, ज्ञानधारा चैनल। जी। हम्म आपको ज्यादा मेहनत कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञानधारा चैनल पर उन्होंने लगभग ज्योग्राफी के जितने एग्जाम्स होते हैं हिंदी माध्यम से, उन्होंने उन सबका कंटेंट डाल रखा है। जी 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 और दूसरा सर, एक सर हैं डॉक्टर राम चतुर्वेदी, जी उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया कुछ समय पहले ही। जी। तो उनके सर 15-20 वीडियोस हैं और उन्होंने इतना कंसाइज वीडियोस बनाए हैं, बहुत कम टाइम में वो गागर में सागर भर दिया उन्होंने। अच्छा। कि आप ये मान लीजिए उनके आप 10 से 20 वीडियोस अगर आप देख के जाते हैं तो मैं इतना कहता हूं कि आपको इस एग्जाम के लिए 20 से 25 क्वेश्चन लगभग सीधे मिल जा रहे अरे वाह। तो हैं। बहुत सर अच्छा इनिशिएटिव है बहुत सही सरकार। आपने बता दिया, एक एक ज्ञान धारा आपने बताया, एक राम चतुर्वेदी जी का चैनल, तो दोनों का हाँ, डॉक्टर आप लोग राम सर्च कर चतुर्वेदी सकते जी। हैं। आप लोग लिंक दीजिएगा सर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि लोग उसमें जाके जी विजिट जी करके और लाभ ले सकें। अगला प्रश्न मैं डॉक्टर नईम जी सर से करना चाहूंगा, समय ना व्यर्थ करते हुए। सर जो एरर होती है परीक्षा में और हम सभी एरर करते हैं, तो आपने कौन कौन सी एरर की थी और अब आपको क्या समझ में आता है कि क्या लोग करें ताकि वो एरर, आप वाली एरर करने से लोग बच सकें सर। जी। थैंक यू सो मच विनीत जी, और सारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हमारे लिए अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि ललित जी ने अभी बहुत सारी बातें बताई, वो सारी बातें यूजफुल हैं और बहुत कॉन्साइजली उन्होंने अपनी बातों को रखा। मैं एक चीज कहूँ कि ज्यादातर एक्सपेरेंट्स के साथ ये चीज होती है। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक शब्द होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे हम सिलेबस को उठाते हैं, सिलेबस को उठाने के बाद जो शुरू में पोर्शन होता है, जैसे कि जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस जो सेट है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पहले होता है, फिजिकल में भी ज्योमोर्फोलॉजी पहले होता है, फिर और सारे उसके सेक्शंस आते हैं, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। शुरू के सेक्शंस को हम कवर कर लेते हैं, ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लेते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ लेते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम थॉट पढ़ लेते हैं। बाकी जैसे जैसे नीचे जाते जाते हैं तो कुछ सिलेबस छूट सा जाता है, उस पर ध्यान कम जा पाता है। और उससे क्या होता है, उससे क्वेश्चंस तो उससे भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम कम टाइम देकर उसको उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स में ये कहूंगा कि ये गलती ना करें, मुझसे ये गलती कई बार हुई। ये यूपीएससी के मैंने मेंस लेके उसमें भी ये गलती हुई कि जो पहले का सिलेबस होता है वो उस पर ज्यादा ध्यान होता है। बार बार जब भी रिवीजन स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो शुरू से ही स्टार्ट उसी से करते हैं, और बाद में लेट पहुंचते पहुंचते
उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाती है। और जैसे मैं बताऊं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड सिलेबस नेग्लेक्ट करते हैं ज्यादातर लोग, उसमें पहला कार्टोग्राफी को नेग्लेक्ट करते हैं, कार्टोग्राफी के बाद में जीआईएस और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 सेक्शंस हैं जो सिलेबस के सबसे लास्ट में, टेल पॉइंट है सिलेबस का, सबसे लास्ट में रखा गया सिलेबस। वहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, और जो तैयारी कर रहे हैं जो उसमें, वो उतना टाइम उसे दे नहीं पाते हैं जितना कि शुरू के सिलेबस को दे देते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें, ये बात मान के चलें कि सिलेबस का सारा एक एक पॉइंट जरूरी है। सिलेबस जिसको एग्जाम सेट करने वाला जो होता है, इसको क्वेश्चन रखते हैं, वो सारे सिलेबस ही क्वेश्चन रखता है। ये नहीं कि सिलेबस इजी है या नीचे रखा तो उसको छोड़ देगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि उस सिलेबस को जरूर पढ़ें। और मैं तो ये मानता हूँ, जैसे ललित जी ने एक चीज कही कि स्टडी करने की 2 स्ट्रेटजी हो सकती है, कि पहले आप सिलेबस में वो चीजें स्टार्ट करें पढ़ना जो आपसे आती हो, आपको इजी लगती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और दूसरी स्ट्रेटजी ये होती है कि उनसे स्टार्ट करें जो मुश्किल लगती हो, जो अनकंफर्टेबल लगती हो, जिसमें आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो सिलेबस उठा के स्टडी कर रहे हैं, पीछे से स्टार्ट करें सिलेबस, बैक साइड से सिलेबस को स्टार्ट करें। और उससे एक चीज आपने पूछी थी विनीत जी की, जो एरर्स होती हैं एग्जाम में, जो गलतियां होती हैं, उसको कैसे कम किया जाए। ये बहुत जरूरी सवाल है सारे एक्सपेरेंट्स के लिए, क्योंकि अ, सबने, जितने लोग सुनेंगे इस वीडियो को, जो सुन रहे हैं सारे लोग, वो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि एक दो क्वेश्चन, एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हमसे आते होते हैं, और कभी सही से क्वेश्चन न पढ़ने की वजह से, कभी कभी सही से ऑप्शंस न पढ़ने की वजह से, कभी हड़बड़ाहट में, कभी कम सोचने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और इसका हमें बहुत पछतावा होता है। और बाद में ये रियलाइज होता है एट द लास्ट में कि हमें, हमारा सिलेक्शन जो रुका शायद इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से रुका। तो उन एरर्स को कम करने के लिए एग्जाम्स में कोशिश ये करें कि काम रहें, ज्यादा हाइपर ना हो, और क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की तरह लें, बहुत ज्यादा उस पर मतलब इमोशनली ना बह जाए क्वेश्चंस के साथ, सोचें। और उसको क्वेश्चन को सही से, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। कोई क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, कभी कभी ये होता है हम क्वेश्चन जल्दी से एक लाइन पढ़ ली हमने, एकदम से क्या ये आंसर है लगा के आगे बढ़ दिए। सही ये बात। गलती मुझसे भी हुई है और सभी से होने के चांसेस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को, इस गलती को मिनिमाइज करने के लिए ये करें कि इजी से इजी क्वेश्चन से उसको दोबारा पढ़ें, खुद को इंश्योर कर लें, पक्की तरीके से श्योर हो जाएं कि ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है जो मैं समझ रहा हूँ, तब उसके बाद ही उसके ऑप्शन का चयन करें, सिलेक्शन करें। जी सर, और धन्यवाद। एक तो ये तरीका हुआ जो एग्जाम के दौरान में जो गलती करते हैं, और जो डाउटफुल, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमसे डाउट रहता है कि क्वेश्चन हमसे आते हैं, लगता है इजी है क्वेश्चन के, सी है डी है। उस गलती से बचने के लिए ये जरूर करें कि प्रैक्टिस करें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, और ललित जी ने भी इस चीज पे एम्फेसाइज किया, कि जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने का मतलब उनका आंसर आपको पता नहीं हो, आप क्वेश्चन को एज ए पेपर की तरह अटेम्प्ट करें, और फिर बाद में चेक करें कि वो आपने गलत किया है, और जो गलत किया क्यों गलत किया, आपने क्या सोच के उस पर ऑप्शन पे टिक लगाया, बाद में उसके बैकग्राउंड में जाएं, उसको पढ़ें सही से। इस प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो एरर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। एरर्स का मतलब आते ही क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, बिल्कुल भी एग्जाम्स में, वो तो एक सिन है, क्राइम है। अगर आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हुए, तो आप और लोगों से पीछे हटते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आगे एक प्रश्न मैं ललित सर से लेना चाहूंगा। सर, आप व्यूअर्स को या अपने विषय के लोगों को यह बताइए कि जैसे अभी परीक्षा के बारे में कुछ स्पष्ट चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हालांकि यह आयोग जो है विज्ञापन 50 के बहुत सारे मैटर्स में उलझ गया, नहीं तो परीक्षा लग रहा था कि जल्दी ही करा दी जाएगी। अब जी वर्तमान में बहुत सारे पेज फंस गए हैं उसमें परीक्षा को लेके। अभी हम कहें, अगर मान के चलें कि आज की स्थिति में रणनीति की अगर चर्चा की जाए, तो आज की स्थिति में क्या रणनीति होनी चाहिए भूगोल के विषय के विद्यार्थी की? सर मैं यही कहूंगा कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल। भी होते हैं कि जिनको बस जैसे ही उनका पीजी कंप्लीट हुआ या नेट हुआ, उनको फॉर्म डालने का मौका मिला, उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है। उनको ये लगता था स्टार्टिंग में कि अगर मुझे कुछ टाइम और मिल जाता तो मैं तैयारी को बेहतर कर पाता। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी कहा कि इस समय लोगों को वही चीजें पहले पढ़ लेनी चाहिए, ढंग से तैयार कर लेनी चाहिए, जो उनको मूलतः अमूमन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इजी वाला सबके लिए इजी रहता है। आप कुछ अलग करेंगे तभी तो बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
तो जो टफ परीक्षा के चीजें लिए सर, हैं या परीक्षा फिर के लिए मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि परीक्षा के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, परीक्षा कब होगी, परीक्षा कब होगी। मैं तो खुश नसीब कहता हूं कि आपके सामने विज्ञापन जारी है और आप फॉर्म भर के बैठे हुए हैं। उन लोगों से भी पूछिए जो लोग बिल्कुल। इंतजार करते रहते हैं वैकेंसी आने का। तो बस थोड़ा सा पॉजिटिव बिल्कुल देखने सर। के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप देखना चाहें जी। सर ये तो सीधी सी बात है कि जैसे ही आपके लिए ये है कि विज्ञापन भाई फॉर्म भरा जा चुका है, एग्जाम होना ही है। होना ही है। अब आपको इसमें तो इफ एंड बट सोचना ही नहीं, अरे आज नहीं होगा 2 दिन बाद होगा। जितना आपको समय मिल रहा है इन फालतू की गपशप में, फालतू की चीजों में दिमाग कब होगा कब नहीं होगा क्या होगा, उस सबको छोड़ करके आपको जो सिलेबस है उसको पकड़िए, किताबें उठाइए, क्योंकि अमूमन किताब पढ़ने का मौका लास्ट टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम में उन किताबों को पढ़ के निकल लीजिए। सही और कह जब रहे हैं। आप किताबों को पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर रहेगा। तो हो सकता है आप गैस करके भी जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं हो उसको आप अपने एनालिसिस के आधार पर सही कर पाएंगे। जी 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 सर। तो सर मेरी अगला तो सर प्रश्न यही आपसे क्या सलाह है है कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। आप अपने जिंदगी की कहानी के कुछ वो बातें आप बताइए, शेयर करिए मोटा मोटा, कि जिससे आप यह बता सकें व्यूअर्स को कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। इस तरीके से कुछ मोटिवेशन वाली बातें शेयर करिए, मुझे भी उसको सुनना है सर। सर ज्यादा तो मेरा संघर्ष इतना ज्यादा नहीं है, हालांकि जी कि थोड़ा सा ये है कि मैं एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। पिताजी मेरे खेती करते हैं। मेरे परिवार का क्या सर, मैं ये कहूँ कि मेरे गांव से मैं और मेरा कजिन, हम 2 लोग ऐसे जो किसी बड़ा उद्देश्य लेके घर से बाहर निकले। अमूमन पश्चिमी यूपी का हाल ये है कि यहाँ अगर लड़का कांस्टेबल या एयरफोर्स आर्मी में चला जाता है तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। जी तो सर हालात ये थे कि मैं 2014 से बाहर था। 2016 के बाद मैं जब गांव जाता था तो मुझे रेलवे स्टेशन या रोड पे पहला शख्स जो मिलता था वो सीधे सीधे ये कह के संबोधित करता था कि देखो डीएम साहब आ गए। सर ये जिल्लत मैंने 2021 तक झेली। वो स्थिति आ गई थी, ये सोच लीजिए कि मैं पीक कोरोना काल में, जब सब लोग अपने घर जब वापस जा चुके थे, मैं अपनी बिल्डिंग के मैं अकेला बंदा था। 20 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। मैं सर 30 मई को घर गया था, जबकि पूरा लगभग सामान्य होने की स्थितियां शुरू हो गई थी। तो उस समय को मैंने अपने लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उसका परिणाम है कि जो भी कंपटीशन मिला आसानी से, मैं 2017 से लगातार पीसीएस के मेंस दे रहा हूँ। हालांकि मेरी कुछ गलतियां ऐसी थी कि मैं आगे उसमें फाइट नहीं कर पाया, अभी भी उसमें लगा हुआ हूँ। और बहुत कम समय में सर मैंने पीजीटी और हायर की जॉब पाई। हालांकि जी जितना भी कम समय था उसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही जो कि मैं अपने अभी व्यूअर्स के साथ शेयर की। उसी स्ट्रेटेजी पे काम करके मैं 1 महीने में, हार्डली 1 महीने दोनों एग्जाम्स के लिए पढ़ा और क्रैक किया इसको। तो अगर कोई कहीं से भी चाहे आराम से सर सब कुछ कर सकता है। ये खुद की इच्छा शक्ति पे ही डिपेंड है। जी 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। हेलो, हाँ बीच में ब्रेक हुआ था। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत आई थी सर। जी सर, कंटिन्यू करिए। तो सर यही है मेरा तो व्यूअर से कि मोटिवेशन आपको बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ भी कह दूं वो कोई मोटिवेशन का काम नहीं करेगा। आपको अपना मोटिवेशन अपने अंदर से खोजना है, अपने घर की स्थितियों से खोजना है। और मैं मानता हूं सर कि ऐसे कंपटीशन की तैयारी में हम जो भी लोग आते हैं वो या तो निम्न वर्ग के लोग होते हैं या निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं। बिल्कुल इससे सही। ऊपर वाले लोग बहुत कम ही आते हैं। जी तो जी आपको जी, मोटिवेशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। हालांकि बस ये आप देख सकते हैं कि जब कोई बंदा गांव से निकल के पहुंच सकता है तो जिन लोगों को सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, तो वो तो बहुत आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम लोग कहीं न कहीं गांव से ही बिलोंग करते हैं, जड़ हम लोगों की गांव से जी ही है। दोनों लोग, आप लोग सिविल की तैयारी भी किए हैं जैसा कि बात से हमें समझ में आया है, नईम सर से भी आपसे भी।
मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक प्रश्न ये कहना चाहूंगा कि जो सिविल की तैयारी करने वाले अपने अभ्यर्थी होते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी सिविल की भी परीक्षा पास में है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, दोनों को कैसे मैनेज कर किया जा सकता है, नईम सर से मैं जानना चाहूंगा। पहली चीज मैं थोड़ा सा अपना वो वाला फेज बताऊं। अभी बात चली थी, ललित सिंह ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि फॉर्म निकल चुके हैं, सब लोगों ने फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और ये बात तय है कि एग्जाम होना है। तो उसकी चिंता हम कमीशन पे छोड़ दें, सरकार पे छोड़ दें कि एग्जाम कब लेगा। हमें अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। और इस टाइम पे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। जो एग्जाम आगे की तरफ बढ़ गया है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और इसमें मेहनत करें। मैं बताऊं, मैंने 2016-18 दो यूपीएससी के मेंस लिखे और दो ही यूपीएस पीसीएस के मेंस लिखे, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के। मुझे उसमें कामयाबी हासिल नहीं मिली, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन उसके साथ साथ बीच में कोविड-19 आ गया 20 में। कोविड-19 के बाद में मैंने कोविड-19 को एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैं उसमें हैरास वो नहीं हुआ, उदास हो जाओ कि अब क्या होगा। ये तो पता था जो फॉर्म पढ़ चुके हैं, जो इनके एग्जाम्स होने हैं, वो होंगे आने वाले टाइम में, कंडीशन नॉर्मल होंगी। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी हमको टाइम मिला है, उसका यूज कैसे किया जाए। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मैं 7 महीने मैं जेएनयू से मैंने पढ़ाई की है। मैं जेएनयू था, दिल्ली से घर पे आ गया था और 7 महीने मैं घर पे रहा। 7 महीने में घर से मैं हार्डली 7 बार बाहर निकला हूंगा 7 महीने के अंदर। घर में ही रहा करता था, शाम में वॉक करनी होती तो छत पे घूम लिया करता था ऊपर। पूरा ध्यान पढ़ाई पे दिया। और जैसे मैंने 4 मेंस लिखे थे, उसमें मुझे लगा कि इस लाइन में इफ यूपीएससी में जो डिमांड है, जो राइटिंग की स्किल है, उसमें मुझे कमी लगी अपने अंदर और मैं कामयाब नहीं हो सका। तो मैंने एज ए बी प्लान की तरह, प्लान बी की तरह अब मैंने अकेडमिक्स को सोचा। और मैं ऐसे पीएचडी कर रहा था और मैंने एमफिल भी किया इससे पहले, तो अकेडमिक्स की तरफ एक रास्ता खुला ही था। मैंने उस रास्ते में थोड़ा पुश किया, तो मुझे इतना पुश नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका था। तो उसमें मैं काफी हद तक अपने ऑप्शनल को पुश कर चुका था, तो उसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़ी। तो अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले मैं ये अपील करता हूँ सारे लोगों से कि आप ये भूल जाएं एग्जाम कब होगा। एग्जाम तो होना ही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और जितना आप अभी पढ़ लेंगे, ज्यादा टेक्स्ट, जितने ज्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, उतने ही आपके तुक्के सही बैठेंगे। कोई सोचता है कि तो पता नहीं उस आदमी के तुक्के कैसे ठीक हो जाते हैं। तुक्के उसके ऐसे ठीक हो जाते हैं क्योंकि उसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है, उसने टेक्स्ट बुक को ज्यादा पढ़ा है। अब दोनों चीजों को मैनेज करने की बात आई, जैसे विनीत जी ने अभी पूछा कि जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऊपर से एकेडमिक्स में भी आना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, वो कैसे टाइम को मैनेज करें। तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है, उनका तो काम कम हो गया है। क्योंकि वो अपनी प्रीलिम की तैयारी करते हैं, तो जो जीके का पोर्शन है हायर का, वो तो ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। और जो एग्जाम की डिमांड है हायर वाले की, उससे एडवांस लेवल का वो पढ़ चुके हैं। करंट अफेयर्स उसने इससे ज्यादा पढ़ी है जो इतनी मांगता है हायर। और कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा कि उन्हें सिर्फ रिसर्च मैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, जो कि पीसीएस वाले नहीं पढ़ते हैं। और उसके बाद में रही बात ऑप्शनल की, ऑप्शनल को वो सब्जेक्टिव के नजरिए बदलना होगा थोड़ा। क्योंकि हम पीसीएस या यूपीएससी के लिए जो ऑप्शनल पढ़ते हैं, हम राइटिंग के हिसाब से पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लिखना होता है, आंसर सब्जेक्टिव होता है वो। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, 70 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें अपना पढ़ने का थोड़ा फैक्चुअल होना होगा, थोड़ा और चीजों को, कंसेप्ट को थोड़े पॉइंट्स बनाने होंगे, उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो बहुत आसान है। जो प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज की, वो टाइम को मैनेज कर सकता है। थोड़ा टाइम जी के वाले इसके सिलेबस को देख ले, बाकी जो सिलेबस की डिमांड है क्वेश्चन पेपर देख ले, उसी में उसका काम हो जाएगा। उसको लिए बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंसियरली अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर अपने लिए आप ऑनेस्ट रहते हो, अपने सिलेबस की डिमांड है उसके लिए आप ऑनेस्ट रहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने जैसे ही कोविड-19 आया, उसके बाद में मैं बिल्कुल जुट गया। मैंने डीएसएसबी दिया, डीएसएसबी में मुझे कामयाबी हासिल हुई, मेरी 6ठी रैंक आई उसमें। उसके बाद में पीजीटी दिया यूपी में, उसमें 28वीं रैंक आई ज्योग्राफी में। जीआईसी दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, मेंस नहीं दिया, जैसे ललित जी ने बताया उन्होंने भी मेंस नहीं दिया था। फिर हायर कर दिया, इसमें सिलेक्शन हो गया। तो जब आप प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो सारे एग्जाम क्रैक होते चले जाएंगे। आपकी तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और तैयारी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें, ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से। जब टाइम है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तैयारी करें, तो आगे भी आपको काम दे। सर, लोग ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करते रहते हैं और बीच में जब लगता है कि परीक्षा भी बहुत दूर है तो पढ़ाई उतने स्पीड से हो नहीं पाती है, कहते हैं एग्जाम मोड से निकल जाते हैं बाहर। तो एग्जाम मोड में अपने आप को बनाए रहना अपने लिए फायदे का होता है, तो उसके लिए क्या सलाह जी, देंगे आप?
ये आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जैसे टाइम लंबा होता है तो उतने लंबे टाइम के लिए खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात चली थी, तो उन्होंने कहा था कि जो मोमेंटम है, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार की पॉलिसीज का प्रोटेस्ट करते हैं, तो बहुत लंबे समय तक उस मोमेंटम को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसे ही प्रिपरेशन का जो मोमेंटम बना होता है उसको बहुत लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ये भी मान के चलिए कि एग्जाम से 5 महीने की प्रिपरेशन की जो मोमेंटम होता है, और एग्जाम से 8 दिन पहले की पढ़ाई का जो मोमेंटम होता है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस होगा, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे ही हमारा मोमेंटम तेज होता चला जाता है। बीच में पढ़ाई का मोमेंटम ना टूटे, इसके लिए आप क्या करें कि आपने जो चीजें पढ़नी है उसका एवेल्युएशन करें, उसकी जांच करें। उसके लिए आप, जैसे ललित जी ने भी कहा और सारे जो जितने भी एक्सपर्ट्स आए उन्होंने सबने इस बात को रखा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों वो, चाहे मैं तो ये मानता हूँ चाहे वो बीए एमए के सेमेस्टर एग्जाम के पेपर्स हों, उनको सॉल्व कीजिए। जो आपको जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आने लगे, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट घटा नहीं है, आप इंटरेस्टेड है, और पढ़ते रहिए, स्लो पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, एग्जाम में बने रहिए। आप अब ये सोच के निराश ना हो कि मेरा मोमेंटम स्लो हो गया है। मोमेंटम स्लो हो जाता है लेकिन उस स्लो में भी आप सीख रहे होते हो। लेकिन उस मोमेंटम को और बनाए रखने के लिए चैनलों से जुड़े रहें। जैसे विनीत जी का जो चैनल है बहुत ही आपको एग्जाम से जोड़े रहता है, कनेक्टेड रखता है, ऐसे कनेक्टेड रहिए। और पढ़ाई के साथ में करंट अफेयर से जुड़ेंगे तो करंट अफेयर आपको वैसे भी काफी वो बना देता है, एक्टिव बना देता है, ऐसा लगता है आप डायनेमिक हैं, जुड़े हैं, जो चीजें चल रही हैं उससे अवेयर हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर बीच बीच में सॉल्व करते चले, जो चीजें जी। आपके आसपास हो रही है उनसे अवेयर रहें। इससे काफी हेल्प मिलेगी आपके लिए। ललित सर से मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि पीजी करने के बाद कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि लोग नेट जेआरएफ कर लेते हैं, उसके बाद कंपटीशन आ जाता है, साथ में रिसर्च भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तैयारी के साथ जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उसको कैसे संतुलित बनाएं, कैसे मैनेज करें, उसके लिए आपका क्या विचार है? सर मेरा तो बस यही कहना है इसमें कि जो लोग पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में ऑलरेडी एक परिपक्व अवस्था में पहले से है। नेट जेआरएफ आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको अब अपने आप को ज्यादा रगड़ना नहीं है। अब तो बस आपको ये है कि अपना जो पुराना है उसके लिए, अगर दिन में जब तक एग्जाम नहीं है आप 1-2 घंटे भी निकाल सकते हैं रिवीजन के लिए। बस वही निकालते रहें, जब एग्जाम नजदीक आए उस समय थोड़ा सा अपना टाइम उसके लिए बढ़ा दीजिए, बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। जी, तो सर सही कह मेरा तो रहे हैं। ये भी मानना है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूं तो मुझे लगता है कि हायर और पीजीटी स्पेशली जो यूपी में है, इनसे इजी कंपटीशन शायद कोई होगा। तो अगर कोई ये मान के बैठा है कि कोई कंपटीशन ये बहुत टफ है, तो उसने अभी कंपटीशन देखे नहीं है। ये सबसे इजी कॉम्पिटिशन है। आपको एक सब्जेक्ट और उसमें भी मास्टर नहीं होना है, उसमें भी आपको अगर जनरल नॉलेज है, क्वेश्चन पेपर की डिमांड के हिसाब से, जो कमीशन की डिमांड है उस हिसाब से आपको जनरल नॉलेज है, तो बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाते सही कह रहे हैं सर, मैं भी इस बात से आपके सहमत हैं। हूँ। जी। और जी। एक बात मैं नईम सर से पूछना चाहूंगा कि सर नॉर्मली ऐसा होता है कि फॉर्म भरने के बाद हम लोगों का जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा ज्यादा, मतलब कहते हैं पेंडुलम की भांति हो जाता है। सभी से मैं ये प्रश्न पूछता हूँ तो कई बार लगता है कि चयन मेरा हो जाएगा। और बहुत सर भारत में ऐसी स्थिति है, बेरोजगारी की समस्या तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि अब तो हो ही जाना चाहिए जॉब, नहीं तो अगर अब जॉब नहीं होगा तो फिर बहुत ज्यादा निगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि 100 में से 90 बच्चे इस स्थिति से गुजरते हैं। तो उन 90 बच्चों के लिए क्या एटीट्यूड बनाना चाहिए, उन्हें कैसे जीना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए, ताकि अगर लेट होती है परीक्षा, कई लोगों की शादी अटकी पड़ी होती है, कई लोगों की बहन की शादी अटकी पड़ी होती है, कई का घर अटका होता है, कई के घर की समस्याएं होती हैं, कर्जा होता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और लोग अपनी तैयारी छोड़ के और कोई ना कोई जॉब वगैरह देखने लगते हैं जिससे डिस्टरबेंस आती है। तो उनके मन के लिए सांत्वना के लिए कुछ बातें जो आप कहें और उनको थोड़ा सा भी लो कि हाँ मुझे तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या विचार रहेंगे सर आपके? पहली बात तो आप जॉब की प्रोफाइल को देखिए। आपकी, मैं व्यूअर से अपील करता हूँ कि एक वीडियो पड़ी है विनीत सर के चैनल पे ही। विनीत सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका महत्व है, उसके बारे में वीडियो बनाई है। उसकी सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, करियर ऑप्शन के बारे में, कितना आपके लिए मौका है आगे बढ़ने के लिए, उसको देखिए। उसके बाद में ये देखिए ये जॉब आपको कितनी अपॉर्चुनिटी देती है। इस जॉब में रहकर आप हमेशा जुड़े रहते हो स्टूडेंट से, एमए बीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो,
एकेडमिक्स में इतना सारा स्कोप है, पेपर्स लिखते हो, बाहर भी जाते हो सेमिनार्स के लिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट करते हो, उसके बाद में आप एकेडमिक्स से हमेशा, पढ़ाई लिखाई से हमेशा जुड़े रहते हो। उसके बाद में इसके साथ साथ ये जॉब आपको एक स्मार्ट सैलरी भी देता है। इसकी सैलरी का जो ग्रेड पे है वो 6,000 है, जबकि डीएम एसडीएम जो आईपीएस और पीसीएस अधिकारी होते हैं उनका ग्रेड पे 5400 होता है। और इतना वर्कलोड होता है, और इसमें वर्कलोड है और नहीं भी है। आप जितने डायनेमिक रहना चाहो, आपके खुला स्कोप है, आप कितना वो स्टडी कर सकते हो। तो कभी भी जॉब को हल्के में ना लें। और मैं व्यूअर्स के लिए बोलता हूँ, उनका मोटिवेशन डाउन होता है तो पहले ये सोचें कि अभी तक जो एग्जाम है, जो ललित जी ने भी कहा कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम्स है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी और हायर एजुकेशन, ये सही बात है। लेकिन इस बात को बिल्कुल ना समझे, इसको हल्के में न लें, आने वाले टाइम में ये इजी नहीं रहेगा। जो लोग ने सारे पेपर्स को फॉलो किया है और ट्रेंड दिखा है, किसी जमाने में पीसीएस और यूपीएससी भी इजी हुआ करता था। जैसे वो पॉपुलर हुआ, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इंटरव्यूज आने लगे उन सिलेक्टेड लोगों के, जैसे आजकल हमारे इंटरव्यूज आते हैं, आप लोग यूट्यूब पे हम लोग को सुन पाते हैं, हम लोग अपने बात को रखते हैं। वैसे ही आने वाले टाइम में वो इतना पॉपुलर हो गया कि अदर स्टेट्स के लोग, अदर अदर प्रोफेशन के लोग जो अलग जॉब में, वो भी हायर में जाना चाह रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो दौर है बहुत मुश्किल है, उसमें आपको वेल प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट 46 से मुश्किल 47 था, 47 से मुश्किल 50 था, 50 से मुश्किल रहने वाला 51। आने वाले टाइम में रास्ता इतना इजी नहीं है। इस जॉब को इस सोच के न लें कि इजी पेपर आ रहा है तो हम वैसे ही कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल, मैं उम्मीद करता हूँ कि 51 का जो पेपर आएगा उसका लेवल देखना पिछले पेपरों से हार्ड होगा। पीजीटी का पेपर कितना इजी आया करता था, 120 में से 125 में से लोग 112 115 क्वेश्चन ठीक कर दिया करते थे। 2016 और उसके बाद में 2021 में जो पेपर हुआ था, देखा उसका लेवल, कितने क्वेश्चन लोगों ने ठीक किए, कितना हार्ड हो गया था, लोग घबरा गए थे ये कैसा पेपर आ गया। तो जैसे जैसे जॉब की स्कार्सिटी बढ़ रही है, जो एक्सपेरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका पाइलअप होता जा रहा है। हर साल नेट जेआरएफ लोग होते हैं, एक एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, एक तो एकदम उनका पाइलअप होता चला जा रहा है। बहुत लोग जॉब मार्केट में लगातार बढ़ रहे हैं, हर 6 महीने के बाद वो लोग जॉब में डालते हैं। और नए जो एक्सपेरेंट्स हैं, उनके अंदर पढ़ने का बहुत जज्बा है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और जुड़े हैं पढ़ाई से। तो उनके लिए चीजें उनके दिमाग में सब ताज़ा हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करना और चीज़ों को मेमोराइज करना ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं तो सारे जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, वो जॉब को कभी भी हल्के में न लें। इजी हो सिलेक्शन किसी का हो जाता है, वो उसको इजी समझता है, लेकिन उससे पहले का देखें और ये इंश्योर कर लें जैसे ही एडवर्टीजमेंट आया कि मुझे एक सीट इसमें से बिल्कुल श्योर करनी है अपने लिए। एक सीट पे किसी भी तरीके से कुछ भी करना पड़े, एक जॉब को पाना है, इसमें से एक जॉब। और जॉब की प्रोफाइल देखें आप, जॉब को कभी छोटा ना आंकें। ये जॉब किसी भी तरीके से पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी से कम नहीं है। ये हम सब लोग हैं, हम अपने काम को अगर ईमानदारी से करें तो इसमें भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सारे काम हैं और बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। जो लोग एमए बीए करते हैं वही तो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स देते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के नहीं सही पढ़ के तो जाते हैं। तो जॉब को कम ना आंकें और इसको आने वाले टाइम में हार्ड पेपर के लिए खुद को तैयार करें, थोड़ा मुश्किल लेवल के लिए तैयार करें। सर, जॉब की एलिजिबिलिटी ये बताती है कि कमजोर जॉब नहीं है, क्योंकि आईएएस पीसीएस के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है और इसमें आप क्या क्या नहीं करते हैं उसके बाद बिल्कुल, एलिजिबल होते हैं एमए फॉर्म प्लस भरने के लिए। नेट। तो अंतिम कंक्लूजन मैं ललित सर से लेना चाहूंगा। मीटिंग के लगभग 4 मिनट बचे हुए हैं, सर लास्ट में कंक्लूजन दें। आगे भी हम लोग ऐसे ही गसिप करते रहेंगे तैयारी के ऊपर लोगों के लिए। खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इनको मैं खान सर ही कहा करता हूँ। ललित सर, कंक्लूजन थैंक यू सो मच मीटिंग विनीत का। जी। सर कंक्लूजन में मैं व्यूअर्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि अब आप जब रणभूमि में आ ही गए हैं, तो फिर यही नहीं सोचना है कि ये रण कितना लंबा चलेगा। आप बिल्कुल। अपने आप बिल्कुल अपना पूरा समय दीजिए और पूरे मनोवेग से दीजिए। सबसे जरूरी है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। नकारात्मकताएं माहौल में बहुत होती हैं, वो हम पर हावी होती हैं, हमारी परिस्थितियां भी हमें नकारात्मक बनाती हैं, लेकिन हमें इन सब से लड़ते हुए आगे पहुंचना। और ये परिस्थितियां जो अगर नकारात्मक नहीं रहेंगी तो फिर हमें इस सफर का मजा नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँ, किसी भी हाल में अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। एक थोड़ा सा मैं सर यहाँ मोटिवेशन वाला और जोड़ना चाहूंगा कि डेली हमको बस एक काम और करना है कि सुबह शाम अपने आप से ये वादा करना है कि नहीं यार, मैं बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहा हूँ और यहाँ तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका हूँ। ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ मेरे लिए ही आया था और मेरा इसमें सिलेक्शन हो चुका है। इसको हम 2-4 बार अगर दिन में अपने आप से इतनी बातें कर लेते हैं तो हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बाकी पेपर को एनालिसिस करते हुए अपने इसी
जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहे, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा सर। ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यूपीएससी पीसीएस की तरह 18-20 घंटे आप पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो। 4-6 घंटे अगर आप पर डे निकाल ले रहे हो, बहुत आसानी से इस जॉब को पा जाओगे, और जॉब में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया। बिल्कुल इतना सही। भी आसान नहीं है। मैं आसान कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल हलवा है, हर कोई पा जाएगा। हलवा तो आजकल क्योंकि कुछ अब भी नहीं है जो सर। कॉम्पिटिटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, और अच्छे कॉम्पिटिटर्स की संख्या सर बढ़ रही है, बिल्कुल तो सही। लोगों को पूरे जज्बे के साथ इसमें मेहनत करनी होगी, तभी सफलता की राह आसान हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप चैनल पर आए, बहुत धन्यवाद सर। ललित सर, खान सर, दोनों लोग चैनल पे आए, और आपने कहते हैं कि मेरा चैनल जोड़ता है, अभ्यर्थियों को एग्जाम से जोड़ता है। आप लोगों का इसमें मार्गदर्शन है, सहयोग है, इसलिए यह संभव हो सकता है। मैं जिससे भी कहता हूं कि आप आइए चैनल पे और थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए, आप लोग सब तैयार हो जाते हैं। हाँ सर। व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, व्यूअर्स बहुत खुश किस्मत है कि उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है। हम लोग तैयारी करते थे, सारा अंधेरे की तरह होता था, जैसे लाइट जाने के बाद टार्च हम लोग ढूंढते हैं और मिलती नहीं है, उसको खोजते रहते हैं, कहीं हाथ यहाँ मारते हैं वहां मारते हैं। हम लोग उस स्थिति में तैयारी की है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मीडिया ने और इंटरनेट ने लोगों के लिए चीजें सुलभ बनाई हैं, और उसमें सब आप लोगों का सहयोग है। आप लोग चैनल पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।